हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द बायोहॉलिक्स। आप देख रहे हैं बायोहॉलिक्स और मैं हूं नीलेश। मैं आप लोगों के लिए अभी तक अराउंड 2 to 3 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने इकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। इकोलॉजी क्या होता है एंड इकोलॉजी के जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। अब आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सा होने वाला है। इससे पहले एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर वीडियो को 1.5 और 2 की स्पीड पे जल्दी से देख सकते हो। इससे पहले वन मोर थिंग फॉर यू, जो लोग नीट या बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए खास इन्फॉर्मेशन कि वो लोग यहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ने के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जो अदर बेनिफिट हैं आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ने के हो सकते हैं वो है एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ आपके लिए मोटिवेशनल एडवाइसेस, करियर एडवाइसेस, मोटिवेशनल वीडियोस एंड काउंसलिंग के सारे वीडियोस आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप लोग बायोहॉलिक्स से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब सिंपली कि आप लोगों को किसी भी तरीके का आपके करियर से रिलेटेड, आपके एजुकेशन कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकता है या फिर नहीं होना चाहिए। इकोलॉजी, अगर हम बात करें इकोलॉजी की तो इकोलॉजी में टोटल आप लोगों को 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड द चैप्टर नंबर 16 इज इन्वायरमेंटल इशू। इससे पहले मैं बात करता हूँ वेटेज के बारे में कि यहाँ से अराउंड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेटेज वाइज आप लोगों को सोचना ही नहीं है। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर वो उनका नंबर है अराउंड 12 to 15, कभी कभी 16, 17, 18 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए गए हैं। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करता हूँ मार्क्स में तो अराउंड 48 से लेकर के 60-70 मार्क्स का वेटेज यहाँ से कवर होता है। अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट इकोलॉजिकल ऑर्डर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब कि एक सिंगल सिंगल स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज को आप कंसीडर कर सकते हो, वो एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करती है। जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं तो पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं एंड जब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइंड होती हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी को बना लेती हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की ब्रांचेस की तो इकोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं, नंबर 1 ऑर्टिकोलॉजी एंड नंबर 2 साइनिकोलॉजी। अगर मैं बात करूं ऑर्टिकोलॉजी के बारे में तो ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है कि आप लोग पढ़ते हैं सिंगल स्पीसीज या फिर सिंगल इंडिविजुअल का जो इंटर रिलेशन होता है एनवायरमेंट के साथ में, उस चीज के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बेटा ये रहा आपका ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी के बाद अगर मैं बात करूं साइनिकोलॉजी के बारे में तो साइनिकोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा, साइनिकोलॉजी में आप लोग ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का जो इंटर रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ में होता है उसके बारे में आप लोग साइनिकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ऑर्टिकोलॉजी है, ऑर्टिकोलॉजी का यूनिट ऑफ स्टडी क्या होता है और साइनिकोलॉजी का यूनिट ऑफ स्टडी क्या होता है, तो ऑर्टिकोलॉजी का जो यूनिट ऑफ स्टडी होता है वो स्पीसीज होता है एंड साइनिकोलॉजी का जो यूनिट ऑफ स्टडी होता है वो कम्युनिटी होता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं जो कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन को मैंने पिक किया हुआ है। अब मैं उन लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लाइन को पढ़ने में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज इसेंशियली फिजिकल इकोलॉजी विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है वो लाइन है, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इंटरैक्शन इन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो अगर मान लीजिए कि
इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके के चेंजेस आते हैं, तो जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं ग्रासलैंड की बात करता हूँ तो जो ग्रासलैंड में जो ट्रीज हैं, एनिमल हैं या फिर जो माइक्रोब्स हैं वो अलग होंगे इन कंपैरिजन टू द ट्रीज माइक्रोब एंड जो एनिमल्स होंगे वो अगर एक किसी पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं या फिर एक फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में माइक्रोब्स या ट्री ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो बेटा यहाँ पे बताया हुआ है कि इकोलॉजी इन द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका मतलब हुआ है कि अगर इन्वायरमेंट का इकोलॉजी, अगर इन्वायरमेंट अपने आपको चेंज कर लेता है तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको भी अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सिंपली वर्ड में आपको बता देता हूं कि अगर एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है इन दैट कंडीशन उस ऑर्गेनिज्म का डेथ होना फिक्स है या फिर वो इन्वायरमेंट से धीमे धीमे करके एलिमिनेट हो जाएगा। सो बेटा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पे फ्रेश वाटर है और यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। यहाँ पे है फ्रेश वाटर और यहाँ पे है मैरीन वाटर। अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ये कम होगा और जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा वो ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ भी फिशेस प्रेजेंट हैं और यहाँ भी फिशेस प्रेजेंट हैं। यहाँ भी फिशेस बेटा प्रेजेंट हैं और यहाँ भी फिशेस प्रेजेंट हैं। अब ये आराम से अपनी जिंदगी को यहाँ पे जी रही हैं और जो मैराइन वाटर की फिशेस हैं वो अपनी जिंदगी को यहाँ पे आराम से जी रही हैं। लेकिन क्या होता है, इसको कुछ तूफानी करने का सोचता है, तो ये कुछ तूफानी करने के लिए यहाँ से इसका मन करता है और यहाँ पे आ जाती है ये फिश। जब ये फिश यहाँ पे आएगी तो बेटा क्या होगा कि सबसे पहले इसको अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि अगर वो बदलते हैं तो हमको भी बदलना पड़ेगा और अगर हम बदलते हैं तो उनको फर्क पड़े ना पड़े वो मैटर नहीं करता है। अगर इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज करेगा तो ऑर्गेनिज्म को चेंज होना ही पड़ेगा और अगर ऑर्गेनिज्म चेंज होता है तो वहां से इन्वायरमेंट का क्या होता है वो बात की बातें हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, तो बेटा पॉपुलेशन को हमने 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया है। नंबर 1 लोकल पॉपुलेशन, नंबर 2 सिस्टर पॉपुलेशन एंड नंबर 3 मेटा पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूं लोकल पॉपुलेशन क्या होता है, सिस्टर पॉपुलेशन क्या होता है एंड मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया में कोई पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है। मैंने इसको डिनोमिनेट किया, ये ए पॉपुलेशन है, ए है, ये भी ए है, सेम टाइप की पॉपुलेशन है यहाँ पे और ये भी ए है। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग मान सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने बोला यहाँ पे ये जो ए है, यहाँ का ए जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को मैं बोलता हूँ कि ये कानपुर का पॉपुलेशन है और जो सेकंड वाला जो यहाँ का ए है इसको मैंने बोल दिया कि ये जो पॉपुलेशन है ये बेटा पॉपुलेशन दिल्ली का है। एंड जो ये वाला पॉपुलेशन ये मैं किसी अदर कॉन्टिनेंट की बात कर ले रहा हूँ, ये पॉपुलेशन कहीं और का है, लेकिन सारी की सारी जो पॉपुलेशन रह रही है वो वहाँ जहाँ पे रह रही वो सारी की सारी पॉपुलेशन यहाँ पे सेम टाइप की है। तो इन पॉपुलेशन को बेटा हम बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है, सेम पॉपुलेशन रह रही है, डिफरेंट लोकेलिटी में सेम पॉपुलेशन अगर रह रही है तो उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। और अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कोई पॉपुलेशन रह रही है तो उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन।
अब मैं बात करता हूँ कि मेटा पॉपुलेशन क्या होता है। अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई ज्योग्राफिकल सेपरेशन नहीं है तो उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ज्योग्राफिकल सेपरेशन नहीं है, इसलिए इसको हम मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ए के इन बिटवीन की, यहाँ पे जहाँ पे एक ज्योग्राफिकल सेपरेशन दिया हुआ है, मैंने रिवर के थ्रू इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये पॉपुलेशन आपस में यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती हैं, तो इन पॉपुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर तो ये भी रहेगी, सिस्टर ये भी है, लेकिन जो मेटा पॉपुलेशन है जहाँ पे ये एक्सचेंज हो सकता है, जो कि पॉपुलेशन यहाँ से ये यहाँ भी जा सकती है और ये यहाँ से यहाँ आ सकती है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन एक दूसरे प्लेसेस पे नहीं जा सकती, ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो द रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट। यहाँ पे हमारे प्लेनेट के रोटेशन के बारे में बताया हुआ है। द रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस काउज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन। यहाँ पे बताया हुआ कि जो रोटेशन ऑफ सन होता है हमारे प्लेनेट के अराउंड, और जो हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे हल्का टिल्ट है, इन चीज़ों के चलते क्या होता है कि एनुअल वेरिएशंस आते हैं, इंटेंसिटी में चेंजेस आती है, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, और जिसके चलते डिस्टिंक्ट सीजन हमारे यहाँ पे होती हैं। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया हुआ है, इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो। प्रेसिपिटेशन में दोनों रेन एंड स्नो दोनों की दोनों चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बताया हुआ कि ये सारे के सारे जो वेरिएशंस जो आते हैं ये क्या करते हैं कि बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ अगर मैं बायोम की बात करूँ तो कुछ बायोम जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे ये टोटल मेजर बायोम्स के बारे में बताया हुआ है, नॉट द बायोम्स ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस ये है वाई एक्सिस, और ये वाला एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सिस पे दिया हुआ मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन लेवल, एंड जो वाई एक्सिस पे दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ मीन एनुअल टेम्परेचर के बारे में बताया हुआ है। अब देखिएगा एक्स एक्सिस पे दिया हुआ इन्होंने प्रेसिपिटेशन, तो ये जो प्रेसिपिटेशन है 50, 100, 150, 200 इस तरीके से प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और जो बाई एक्सिस यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर के बारे में मेंशन किया हुआ कि 0 डिग्री -15 डिग्री से लेकर के ये +30 तक यहाँ पे जा रहा है। जहाँ का टेम्परेचर लोअर होता है उस रीजन को हम बोलते हैं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। यहाँ का टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हो अराउंड 0 डिग्री से लेकर के -12 डिग्री के आसपास दिया हुआ। टेम्परेचर का वैल्यू याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल आपको ये फिगर याद रखना है बस। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ कि -10 टू जो 0 डिग्री का जहाँ पे टेम्परेचर होता है और जहाँ का रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो ये रीजन इसको हम बोलते हैं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा होते हैं यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सेकंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डिजर्ट के बारे में। डिजर्ट में आप लोगों को पता है कि जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और बारिश जो है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेम्परेचर इसका काफ़ी ज़्यादा है यहाँ का। लेकिन अगर हम इसके प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बारिश है बारिश काफ़ी कम होती है, इसलिए ये एक्स एक्सिस पे ज़्यादा नहीं गया हुआ है और वाई एक्सिस पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड में जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और यहाँ पे बारिश भी काफ़ी हद तक होता है, तो ये इस चीज़ से आपको इसको याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले आप लोग देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल टेम्परेचर नहीं होता लेकिन टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है यहाँ का। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी ऊपर इसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है और लगभग सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे ही होता है इन्हीं फॉरेस्ट में, इसलिए यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाया हुआ है और टेम्परेचर बहुत कम वेरिएबल है, इसलिए इसको काफ़ी लो रेंज में नैरो रेंज में इसको दिखाया हुआ है। और लेकिन टेम्परेचर जो हाई रहता है इसलिए इसको काफ़ी ऊपर भी शो किया हुआ है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट में बारिश भी होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो इसलिए इसको टेम्परेट फॉरेस्ट से यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है।
और अगर हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे इसको काफ़ी आगे बढ़ाया हुआ, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफ़ी ठीक ठाक रहता है यहाँ पे, इसलिए हमने जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को दिखाया हुआ वो इस फॉर्म में दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ये लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, ये पूरा डायग्राम आपको बना के दे दिया जाएगा, उसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को मेंशन कर देंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट को ये गायब कर देंगे, पूछेंगे ये यहाँ पे क्या लेबलिंग रहेगा, इसका लेबलिंग पूछ सकते हैं, इसका लेबलिंग पूछ सकते हैं, कोई भी लेबलिंग को पूछ लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि एक या दो लेबलिंग को ये लोग दे देंगे और एक दो लेबलिंग को आपसे पूछा जाएगा कि लेबलिंग में क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया हुआ बेटा मेजर बायोम्स इन इंडिया, यहाँ पे ये इंडिया के मेजर बायोम्स के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया में जो मेजर बायोम्स है वो कौन से हैं। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये डिसाइडस फॉरेस्ट है, तो आप इसको यहाँ पे, ये डिसाइडस फॉरेस्ट है, ये हमारा डिजर्ट है, और ये सी कोस्ट है। देखो हर जगह का हम डिफरेंट डिफरेंट बायोम को देख रहे हैं, तो सारे के सारे बायोम का जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग डाइवर्सिटी, यहाँ पे आप प्लांट को देख सकते हो, यहाँ के प्लांट अलग तरीके के हैं, यहाँ पे जो देख सकते हो प्लांट बहुत कम प्लांट हैं, और जब हम यहाँ की बात करते हैं सी कोस्ट की, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो। वन मोर थिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। या रीजनल और लोकल वेरिएशंस होते हैं सारे के सारे बायोम्स में, इससे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिए। ऑन प्लेनेट अर्थ, ये हमारे अर्थ के बारे में बात किया हुआ है यहाँ पे। लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। कहा हुआ है कि अगर हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत सिंपल, जो सिंपल जगह होती वहीं पे एग्जिस्ट करती है, लाइफ बहुत हार्श हैबिटेट में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है स्क्रॉचिंग राजस्थान डिजर्ट के बारे में बताया हुआ है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, जो बेटा मेघालय फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। डीप ओशियन ट्रेंचेस, डीप ओशियन के बारे में बताया हुआ है। टॉरेंशियल स्ट्रीम हो गया। परमाफ्रॉस्ट, स्नो लेडन पोलर रीजन के बारे में बताया हुआ है। हाई माउंटेन टॉप्स के बताया, जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो माउंटेन टॉप्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है। थर्मल रीजन, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। स्टिंकिंग कंपोस्ट फिस्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इवन आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब। हमारी इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ बताया हुआ कि हमारी इंटेस्टाइन में भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स रहते हैं। What are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? यहाँ बताया हुआ कि क्या की एलिमेंट होते हैं जिसके चलते डिफरेंट प्लेसेस पे जो वेरिएशन आ जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर। यहाँ बताया हुआ कि जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है एंड सॉइल है। जिसमें जो टेम्परेचर है ये सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अबायोटिक फैक्टर, ये सारी एबायोटिक फैक्टर हैं, जिसमें टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे देखिए, वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल। देखिए यहाँ पे बताया हुआ कि जो फिजिको केमिकल का मतलब हुआ है बेटा एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताया हुआ है। कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो। देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक इकोसिस्टम केवल एबायोटिक फैक्टर से मिलकर के बन जाए या फिर इकोसिस्टम केवल बायोटिक फैक्टर से मिलकर बन जाए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई इंसान है जो कि अकेला बैठा हुआ है, तो क्या उसको बोलोगे कि वो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोटिक में वो पर्सन आ जाएगा, और एबायोटिक में जो वो एयर को इनहेल कर रहा है या जो इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट जहां वो बैठा हुआ उसके आसपास का जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स भी वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल वर्ड में एक चीज फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ, कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल बायोटिक फैक्टर या फिर केवल एबायोटिक फैक्टर मिलकर के इकोसिस्टम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अगर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करना है तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों को यहाँ पे कंट्रीब्यूट आपस में करना पड़ता है, और यही चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली यहां पे बताया हुआ कि बायोटिक कंपोनेंट के बारे में यहां पे बताया हुआ है। देखिएगा, पैथोजन, पैरा जो हमारे आसपास पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट्स के बारे में बताया हुआ है, प्रीडेटर जो प्रीडेटर्स होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है, एंड कॉम्पिटिटर्स। ये सारी की सारी चीजों को आप चैप्टर के लास्ट में सारी चीजों को डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली, जिनके साथ साथ वो इंटरैक्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली, उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हैड दो नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे बताया हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। इवॉल्व एडेप्टेशन, देखिए इस चीज को मैं अभी समझाता हूँ अच्छे से आपको। Organism had survived through the natural selection, evolved adaptation to the optimize its survival and reproduction in its habitat। यहाँ बताया हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल के बारे में बात किया हुआ कि अगर हम बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या हुआ कि जिस चीज को नेचर सेलेक्ट करता है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, और जिसे नेचर सेलेक्ट नहीं करता है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका डेथ हो जाता है। इसके बाद अब आप आगे देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्ड एडेप्टेशन टू द ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल, और जिसे नेचुरल सिलेक्शन से जो सेलेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कहने का मतलब सिंपली कि अगर वो चेंज होंगे तो फिर उसको आपको भी चेंज होना पड़ेगा। एडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट, तो अपने जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा वहाँ पे उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना भी जरूरी है, और उसे एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना भी पड़ेगा। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। यहाँ बताया हुआ कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का एक इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज होता है जिसको वो टॉलरेट कर सकता है। जो उसकी रेंज है उससे अगर हाई रेंज में उसको पहुंचा दिया जाए या फिर उसको लो रेंज में पहुंचा दिया जाए तो वहां पे वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज इट्स नीड्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बताया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नीड्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा लाइन को। Each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate। कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसकी एक डिफाइंड रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं इन द, जैसे कि ई कोलाई जो है हमारी इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है, तो इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग उसको ढलना पड़ेगा। जैसे कि उसने अपने जो एक्सेसरी और जो फालतू के ऑर्गन्स हैं उनको सारे ऑर्गन्स को खत्म कर दिया, लूज कर दिया इवोल्यूशन के चलते चलते। इन द सेम वे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहता है तो एक उसकी डिफाइंड कंडीशन होती है, जैसे कि एक टेम्परेचर। जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग एक डेफिनेट टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान को आग के अंदर जाकर के बिठा दिया जाए, क्या वो सर्वाइव कर सकता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। या फिर किसी इंसान को एकदम जहाँ पे -5 या 10 डिग्री का टेम्परेचर वहां पे ले जाकर उसको छोड़ दो जाकर के, बोलो अब तुम बेटा आराम से यहाँ पे मौज करो, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। एक डिफाइंड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसे वो टॉलरेट कर सकता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, जो रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी होती है जिसको वो यूटिलाइज करता है। एंड द डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, और हर ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंक्ट रोल होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, और इन सारी की सारी चीजों को मिला करके हम नीड्स बोलते हैं। फिर से मैं इस चीज को एक बार फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। आई कैन अंडरस्टैंड, ये चीज मैं समझ सकता हूँ। हाँ बेटा, तो फिर से देखिए कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म का हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें अपना रोल होता है। जैसे कि अगर बात करें
कि अगर मान लीजिए कि ग्रास का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा कि सारी जगह ग्रास हो जाएगी। तो ग्रास को खाने के लिए गॉट या रैबिट का होना जरूरी है। टॉर्टोज हो गया, गॉट हो गया, रैबिट, इन सब का होना बहुत जरूरी। मान लीजिए कि अगर इसको ये लोग कंट्रोल रखते, अब मान लीजिए कि अगर रैबिट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो रैबिट के लिए वॉल्फ का होना बहुत जरूरी, जो कि आकर के उसको खाएगा। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इकोलॉजी में एक इम्पोर्टेंस होता है। तो ऑर्गेनिज्म का अपना इम्पोर्टेंस, जो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसमें वो सरवाइव कर सकता है और जिस रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करता है, इन सारी चीज़ को मिला करके हम नीश बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके आगे मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ नीच। यहाँ पे देखो नीच के बारे में बोला हुआ कि नीच क्या होता है। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट, द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। तो यहाँ पे बेटा इसका क्या आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना है और इसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। और जो इसका पीडीएफ है, इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख सकते हो। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी आपके रिलेटिव की या जो आपका फ्रेंड उसकी हेल्प हो सकती है तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। एंड अगर आपको यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है या मेरे कंटेंट में आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा कंटेंट है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।